नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी और ईएमआरएस के लिए सीरीज चल रही थी, प्रश्नोत्तरी सीरीज चल रही थी एनसीईआरटी के लिए, तो उसको मैं कंप्लीट करा रहा हूं। आज से प्रारंभ करता हूं। आज से नहीं, पहले से प्रारंभ है बीपीएससी और ईएमआरएस के लिए। लेकिन विशेष रूप से यह आपको बता दूं, सिर्फ बीपीएससी और ईएमआरएस के लिए ही नहीं बल्कि हर परीक्षा के लिए एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा मस्ट है। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हो, केवीएस, एनबीएस या एसएसबी की तैयारी करते हो, दिल्ली टीजीटी पीजीटी की, या फिर बीपीएससी, ठीक है, बीपीएससी या ईएमआरएस। तो बीपीएससी की वैकेंसी निकली हुई है, इसके लिए ही यह क्लासें चल रही हैं बीपीएससी और ईएमआरएस के लिए। और यह आपका क्वेश्चन आंसर के माध्यम से मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। क्लास 11 है, क्लास 11th है आपका विश्व इतिहास के कुछ विषय। इस चैप्टर से यह सारे प्रश्न हैं और इस चैप्टर का जो नाम है वह आप लोग दे सकते हैं। इस चैप्टर का नाम है आपका लेखन कला और शहरी जीवन। तो लेखन कला और शहरी जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को हम लोग देख रहे थे। अति लघुत्तरी आपका कंप्लीट हो गया, लघुत्तरी भी कंप्लीट होने वाला है और यह आपका 5वां वीडियो है मित्रों, ठीक है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बीपीएससी ईएमआरएस एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा। जो लोग एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेकर 12 तक कंप्लीट करना चाहते हैं, जो लोग बीपीएससी और ईएमआरएस की पूरी तैयारी करना चाहते हैं, वह लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दर्ज है और यहाँ पर भी शुरू आपका शो हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ 799 रुपए में पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी में कंप्लीट कराऊंगा कक्षा 6 से लेकर 12 तक। मतलब आपका बीपीएससी टीजीटी पीजीटी चाहे ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी आपका 100% आपका कंप्लीट होगा, ठीक है, 100% कंप्लीट होगा। और बाकी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी दृष्टि से भी एनसीईआरटी बहुत ही ज्यादा मस्ट है, ठीक है। तो जो लोग सीरियस हैं, गंभीर हैं, वो लोग हमसे जुड़ सकते हैं। केवल 799 रुपए का कंप्लीट कोर्स है आपका। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सभी लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखिएगा। मारी नगर एक प्रसिद्ध व्यापारिक नगर था, तर्क देकर स्पष्ट करिए। जैसा कि हमने बताया है कि मेसोपोटामिया में 3 तरह के नगर थे, तीन नगर थे बहुत ही फेमस। एक था उरूक, एक था उर और एक मारी। उरूक, उर और मारी ये 3 नगर थे मेसोपोटामिया में जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थे। लेकिन मारी नगर सबसे प्रसिद्ध था और यह एक प्रसिद्ध व्यापारिक नगर था। तो इसके बारे में आप लोगों को बता दूं कि मारी नगर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक दर्शनीय स्थल था। यहाँ से लकड़ी, देखिए मारी नगर में क्या मिला है, यहाँ से लकड़ी, तांबा, रांगा, तले, मदिरा आदि माल फरात नदी से तुर्की, सीरिया, लेबनान आदि के साथ व्यापार होता था। तो कुल मिलाकर देखिए मारी नगर में क्या पैदा होता था। मारी नगर का जो महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल था मारी, ठीक है। तो यहाँ से फरात नदी, जैसा कि मैं आपको बताया हूँ कि मेसोपोटामिया जो है दजला और फरात नदी से घिरा हुआ था और मेसोपोटामिया की यह जो 2 नदियां थी दजला और फरात, यह परिवहन का कार्य भी करती थी। तो माल का निर्यात और आयात होता था। किन किन मालों का निर्यात आयात होता था? लकड़ी का, तांबा का, रांगा का और यह पता नहीं क्या लिखा है, ठीक है, मदिरा का। इसका क्या होता था? निर्यात और आयात होता था। और किस देश से होता था? सीरिया से और लेबनान आदि के साथ व्यापार लगातार हो रहे थे, ठीक है। दूसरा देखिएगा, दक्षिणी नगरों को जाने वाले पोत, दक्षिणी नगरों को जाने वाले पोत मतलब यह आपका नाव, ठीक है। दक्षिणी नगरों को जाने वाले पोत जो पत्थर चक्की, लकड़ी, शराब या तेल के पीपों से लदे होते थे, मारी में रुकते थे। मारी में क्या था? बंदरगाह था और यह व्यापारिक स्थल था। तो इसलिए ये सब चीजें क्या होती थी? लादी जाती थी। लदे माल पर 10% टैक्स वसूला जाता था। लदे हुए माल पर कितना प्रतिशत टैक्स लगाया जाता था? 10%, ठीक है। यह नगर उन दिनों तांबे और टीन के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। यह जो मारी नगर है यह तांबा और टीन के व्यापार के लिए प्रसिद्ध नगर था। और कितना टैक्स लिया जाता था? 10%। निर्यात और आयात पर 10% टैक्स लिया जाता था। दक्षिणी नगरों को जाने वाले पोत, ठीक है, जैसे मेसोपोटामिया के दक्षिणी नगरों को जो जाने वाले जो पोत होते थे, जो पत्थर और चक्की, लकड़ी, शराब और तेल के पीपों से लदे होते थे, वह मारी में आकर रुकते थे, ठीक है। मारी एक प्रसिद्ध बंदरगाह था और व्यापारिक स्थल था। तो जो भी माल आयात निर्यात होता था वह मारी में रुकता था। कासा औजार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था। कासा
कांसा किस धातु का मिश्रण है? तांबा और टीन का। तांबा और टीन का मिश्रण है कांसा। इसे क्या बनता है? कांसा बनता है। तो कांसा का उपयोग किस क्या बनाने में प्रयोग किया जाता था? औजार बनाने में प्रयोग किया जाता था कांसे का उपयोग। ठीक है। मारी नगर व्यापार के लिए संपन्न एवं समृद्ध नगर था। ठीक है। तो 3 नगरों में सबसे संपन्न नगर कौन था? मारी। उर नगर के बारे में आपको बताया हूं कि यहाँ जो गलियां थी बहुत ही सकरी थी और आमतौर पर गड्ढे ही परिवहन का काम करते थे, क्योंकि जब पतली गलियां थी तो बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी नहीं जा पाता था उर नगर में, और बहुत सकरी कटी फिटी गलियां थी। उर थोड़ा कम विकसित था, लेकिन मारी सबसे ज्यादा डेवलप था। प्रश्न 9 देखिएगा, मेसोपोटामिया सभ्यता में लेखन कला की क्या देन है? स्पष्ट करें। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में लेखन कला का क्या देन है? कुछ किस्से कहानियों को तो मौखिक रूप से याद रखते हैं, लेखा जोखा भी लिखित रूप से मिला है। मतलब मेसोपोटामिया की सभ्यता में कुछ किस्से कहानी तो मौखिक रूप से प्रचलित थे, लेकिन लेखा जोखा भी लिखित रूप से मिला है, जिसके आधार पर कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी उसमें लेखन कला का महत्वपूर्ण उन्नति हुआ। परंतु विज्ञान गणित को जीवित रखने के लिए दस्तावेजों किताबों की आवश्यकता होती थी। ठीक है। विज्ञान और गणित के लिए दस्तावेज और किताबों की आवश्यकता होती थी, इसलिए लेखन कला का विकास हुआ। काल गणना का लेखा। ठीक है। काल गणना का लेखा, काल गणना। देखिए आपको बता दूं, मेसोपोटामिया की सभ्यता में काल गणना होता था। काल गणना का मतलब कि एक निश्चित समय अंतराल को एक, जैसे मान लीजिए 7 दिन को एक सप्ताह में बांट देना, 4 सप्ताह को 1 महीने में बांट देना, यह है काल गणना। तो काल गणना का लेखा जोखा भी आराम से होता था। चंद्र ग्रहण का हिसाब किताब रखा जाता था। विद्यार्थीगण पुरानी पट्टिकाओं को पढ़ते थे। तो जैसा कि मैं बताया हूं कि मिट्टी की पट्टिका होती थी, उस पर कुछ सरकंडे से लिख दिया जाता था और फिर इसे धूप में सुखा दिया जाता था, जिससे लिखी हुई चीज काफी उभर कर सामने आती थी। ठीक है, सूखने पर। ठीक है। तो विद्यार्थीगण जो है पुरानी पट्टिकाओं को पढ़ते थे, पुरानी पट्टिकाओं को पढ़ा करते थे। तो यह सब मेसोपोटामिया की सभ्यता में लेखन कला की यह सब देन है। इससे क्या हुआ? इन सब कार्यों से लेखन कला का विकास हुआ। कुछ छात्रों को इतना संपन्न बनाया जाता था कि बौद्धिक उपलब्धियों को संवार कर अगली पीढ़ी को प्रदान करें। मतलब कुछ ऐसे छात्र थे जिनको अलग से शिक्षा दी जाती थी, ताकि वह और विद्वान बन सकें और जिससे अगली पीढ़ी का भविष्य सुधार हो सके। ठीक है। यह सब लेखन कला की ही देन है, जिससे हम मेसोपोटामिया की उपलब्धि जान पाए हैं। ठीक है। ये सब क्या है? लेखन कला का ही देन है, जितनी बातें बताई गई हैं। चंद्र ग्रहण का हिसाब किताब रखा जाता था। ये सब, अगर चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण, ये सब जो देखा गया है, ये लेखन कला के विकास के तहत ही तो देखा गया है। अगर लेखन कला ही नहीं होता, लिखने की कला नहीं होती, लेखन कला का मतलब क्या होता है? लिखने की कला। लिखने की कला में क्या आता है? अक्षरों या भाषा या शब्दों का विकास। ठीक है। तो अगर यह लेखन कला डेवलप नहीं होती तो ये सब काम नहीं हुए होते ना। न भूगोल का, न गणित का, न विज्ञान का विकास हुआ होता, न काल गणना हो पाया होता। ठीक है। न चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का हिसाब किताब हो पाता, न विद्यार्थीगण पुरानी पट्टिकाओं को पढ़ पाते। ठीक है। अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। जो लेखन कला शहरी जीवन, इस चैप्टर का जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे देखते हैं। यह 5वां वीडियो है मित्रों। एनसीईआरटी क्लास 11 हिस्ट्री, एनसीईआरटी क्लास 11 हिस्ट्री क्वेश्चन आंसर या प्रश्नोत्तर के नाम से यह प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देख सकते हैं। मेसोपोटामिया की प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन करें। लेखन कला सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन। मेसोपोटामिया की सभ्यता में लेखन कला सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन थी। गणित की गणनाओं का विकास हुआ था। ठीक है। यह मेसोपोटामिया की सभ्यता की महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि देखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता ने अगर कोई दुनिया को बहुत अच्छा कुछ दिया है तो वह लेखन कला दिया है। लिखने की कला यह मेसोपोटामिया की सभ्यता में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुई। गणित की गणनाओं का विकास, जो गणितीय गणना है वह भी मेसोपोटामिया की सभ्यता से आई, गणितीय गणना। ठीक है। और क्या मेसोपोटामिया की सभ्यता है? विद्यालय जैसी संस्था, पहली बार विद्यालय जैसी संस्था, मतलब कुछ कोई एक ऐसी संस्था जहां लोग पढ़ते हैं, जहां बच्चे पढ़ते हैं, ऐसी संस्थाओं का प्रारंभ हुआ है मेसोपोटामिया की सभ्यता में। फिर मेसोपोटामिया के शहरी लोगों का आर्थिक तौर से परिचित होना। मेसोपोटामिया के जो शहरी लोग थे, पहली बार शहरी जीवन का विकास भी मेसोपोटामिया की सभ्यता में हुआ। हालांकि सुदृढ़ व अच्छे नगरी कला का विकास, नगर नियोजन जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता में विकास हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत शहरी जीवन के जो शुरुआत हुई है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से ही हुई है। शहरी जीवन एवं सामाजिक व्यवस्था, जैसा कि मैं बताया हूं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में शहरी जीवन का प्रारंभ हुआ और सामाजिक व्यवस्था भी आई। उत्तराधिकार के मामलों में कानूनी दस्तावेज का होना।
तो उत्तराधिकार के मामले में कानूनी दस्तावेज का होना, मतलब जो अगर कोई एक व्यक्ति है तो वह अपनी संपत्ति को अपने इच्छा अनुसार किसी भी बच्चे को दे सकता था। ठीक है, तो उत्तराधिकार के लिए कानूनी दस्तावेज का होना भी आवश्यक था। अब मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो मोहर मिली है वह क्या थी? ये शहरी शिल्प कृति, मतलब मेसोपोटामिया की सभ्यता में मोहर मिला करते थे। जो मोहर थी मेसोपोटामिया की सभ्यता में वो बेलनाकार होती थी, गोल गोल बेलन के आकार की होती थी। ठीक है, और यह मोहर जो है फारस में मिली है, फारस की खाड़ी में मिली है। ठीक है, 5000 ईसा पूर्व बस्तियों का विकास, तो आज से 5000 साल पहले मेसोपोटामिया में बस्तियों का भी विकास हुआ था। ठीक है, और लेखन प्रणाली भी प्रसिद्ध हुई थी, शहरीकरण का महत्व भी आया था। तो यह सब कार्य जो थे यह मेसोपोटामिया की सभ्यता में हुए थे, और मेसोपोटामिया की यह सभी प्रमुख उपलब्धि है। प्रश्न 3 देखिएगा, उर नगर की नगर योजना को विस्तार से समझाइए। देखिए, जैसा कि मैं बताया हूं कि 3 नगर थे मेसोपोटामिया सभ्यता में, उर, उरूक और मारी, ये 3 नगर थे मेसोपोटामिया की सभ्यता में। तो सबसे पहले जिस नगर की उत्पत्ति हुई थी, मतलब सबसे पहले जिस नगर को खोजा गया था मेसोपोटामिया की सभ्यता में, वह उर नगर ही है। तो उर नगर की सबसे पहले खुदाई हुई थी। ठीक है, मतलब यह नगर जो है सबसे पहले खोदा गया था। पतली व घुमावदार गलियां, जैसा कि मैं बताया हूं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी उसमें क्या बोलते हैं, उर नगर जो था वहां पर गलियां जो थी बहुत टेढ़ी मेढ़ी और पतली हुआ करती थी। इतनी पतली पतली गलियां होती थी, बहुत पतली पतली गलियां होती थी कि आवागमन परिवहन नहीं हो पाता था। ठीक है, तो पतली एवं घुमावदार गलियां थी उर नगर में। ठीक है, इसीलिए इन गलियों में आमतौर पर घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी की अपेक्षा गधे पर परिवहन होता था। मतलब गधे की पीठ पर लाद कर गलियों में ले जाया जाता था। नगर नियोजन की पद्धति का अभाव, मतलब उर नगर में आप लोग देख ही रहे हैं, जब पतली पतली गलियां रहेंगी, सकरी गलियां रहेंगी, तो नगर नियोजन की पद्धति का अभाव था। मतलब नगर नियोजन उस हिसाब से सुदृढ़ नहीं था जिस हिसाब से होना चाहिए। जल निकासी व्यवस्था का न होना, जब पतली पतली गलियां थी तो जल निकासी व्यवस्था भी सुदृढ़ नहीं थी, जल निकासी व्यवस्था बेहतरीन नहीं थी उर नगर में। घरों के बारे में अंधविश्वास का प्रचलन, देखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता में ना घर के बारे में अंधविश्वास का प्रचलन भी था। मतलब आज भी कई सारी बातें होती हैं कि वास्तु दोष माना जाता है कि वास्तु के अनुसार सीढ़ी ऐसी होनी चाहिए, घर का चबूतरा ऐसा होना चाहिए, घर की जो चार दीवारी ऐसी होनी चाहिए, घर का चौखट ऐसा होना चाहिए, घर की छत ऐसी होनी चाहिए। यह सब क्या है, वास्तुकला है। ठीक है, लेकिन यह वास्तुकला सही भी है, ऐसा वास्तुकला को मानना चाहिए, बिल्कुल मानना चाहिए। लेकिन मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उसमें जो उर नगर था यहाँ अंधविश्वास ज्यादा प्रचलित था। मतलब उर नगर के लोग यह मानते थे कि जो मकान का दरवाजा है ना, मकान का जो दरवाजा है वह थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, और मकान के दरवाजे के सामने कोई अवरोध नहीं रहना चाहिए। ये सब बातें थी। ठीक है, कमरों में खिड़कियों का अभाव, कमरों में क्या था, कमरों में खिड़कियां नहीं थी, खिड़कियों का अभाव था। बताइए, खिड़कियां नहीं रहेंगी तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, शकुन अपशकुन संबंधी बातें भी मेसोपोटामिया की सभ्यता में उर नगर में ज्यादा प्रचलित थी। नगरवासियों के लिए कब्रिस्तान, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में नगरवासियों के लिए एक अलग कब्रिस्तान था। ठीक है, आंगन में हौजों का होना, हौज का मतलब क्या होता है, हौज का मतलब एक ऐसा खाली, मतलब एक ऐसा तालाब, छोटा तालाब मान सकते हैं। तालाब का मतलब मैं कैसे समझाऊं कि एक ऐसा कोई भी, जैसे घर के पास ही कुछ पहले जमाने में जब पानी की टंकी नहीं हुआ करती थी तो एक गड्ढा खोद दिया जाता था। ठीक है, वहां पर क्या है, खाली पड़ा पानी, मतलब जो भी नल से पानी आता था वो उसी गड्ढे में रहता था, या वर्षा का जल भी उसी गड्ढे में जाकर रहता था। ठीक है, इसे हौज कहते हैं। तो आंगन में हौजों का होना, मतलब जो आंगन होती थी, घर की आंगन होते थे, वहां हौज होता था। मतलब घर से जो भी पानी, खाली पड़ा पानी उसी हौज में एकत्रित होता था, और वर्षा का पानी भी एकत्रित होता था। सामान का लाना ले जाना, उर नगर में सामान का लाना और ले जाना भी प्रचलन में था। प्रश्न 4 देखिएगा, मंदिर मेसोपोटामिया की संस्कृति के अभिन्न अंग हैं, स्पष्ट करें। अब देखिए, जैसा कि मैं बताया हूं, अब यह सोचने वाली बात है। अब मेसोपोटामिया, आज जो पहले जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वह आज मेसोपोटामिया की सभ्यता किस क्षेत्र में थी बताएं। तो इराक, आज का जो इराक देश है, इराक गणराज्य है, वहां पर बहुत पहले मेसोपोटामिया नाम की सभ्यता थी। अब आप समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे इराक में इस्लामीकरण आया, उसके बाद इराकी लोग अपने समृद्ध संस्कृति को भूल गए, समृद्ध धर्म को भूल गए, और वो इस्लाम हो गए।
ठीक है, लेकिन वह बहुत कुछ खो दिए, खत्म हो गए पूरी तरह से। ठीक है, तो ऐसे आप समझ सकते हैं। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में मंदिर हुआ करते थे, मंदिर मेसोपोटामिया की संस्कृति के अभिन्न अंग थे। देखिए, इस्लाम ने दुनिया की बहुत सारी संस्कृति को खत्म कर दिया, बहुत सारी। ईरान, देखिए ईरान, इराक, ये महान संस्कृति वाले देश थे, जिनके पास एक अपनी अलग संस्कृति थी, अपनी एक अलग पहचान थी। अगर मैं अपने देश भारत से, तो मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हूँ। यह हमारा देश भारत बहुत ज़्यादा महान है। ठीक है, इसकी महानता का कंपेयर कोई भी नहीं कर सकता। चंद्रलोक और इंद्रलोक भी नहीं कंपेयर कर सकता, अगर भारत की महानता की बात किया जाए, भारत की मिट्टी की सुगंध की बात की जाए तो। लेकिन भारत के अलावा एक ऐसा देश जहां से मैं प्रभावित हूं, जहां के इतिहास से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूं, और हर कोई प्रभावित रहेगा जो थोड़ा बहुत इतिहास जानता है, समझता है। ईरान की जो संस्कृति रही है, ईरान की जो सभ्यता रहा है, ईरान का जो विज्ञान और कला रहा है, भारतीय हमेशा मुरीद रहे हैं। आपको बताना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि सम्राट अशोक ने जो अशोक स्तंभ बनाया था, सम्राट अशोक की बहुत सारे लेख लिखने की कला या बहुत सारा कला विज्ञान मौर्य वंश में, गुप्त वंश ने, जो सीधे सीधे ईरान से आयात किया गया था, मतलब ईरान से समझा गया था। लेकिन उसी ईरान में जब इस्लामीकरण आया तो ईरानी इतने मूर्ख हैं, इतने जाहिल हैं कि वह अपनी महान संस्कृति को भूल गए। वह भूल गए कि वह उस महान देश में है जहां डेरियस जैसा साम्राज्य निर्माता था, डेरियस था, हरक्यूलिस था, ठीक है, साइरस था, जिनका चरित्र ही नहीं, मतलब जिनके पास साहसनिक चरित्र भी था। ठीक है, लेकिन वह सिर्फ अरब जैसे छोटे से देश, जहाँ के मतलब कि इन लोगों ने पूरा का पूरा काया पलट कर दिया, सारे संस्कृति को खत्म कर दिया। ठीक है, तो देखिए, मंदिर मेसोपोटामिया की संस्कृति के अभिन्न अंग थे। 5000 ईसा पूर्व दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास हुआ। ठीक है, कुछ प्राचीन शहर मंदिर के चारों ओर विकसित हुए थे। और मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो मंदिर थे, मंदिर के चारों ओर प्राचीन शहर विकसित होते थे। आज भी जो पुराने मंदिर हैं, चाहे वाराणसी हो, चाहे बाकी जगह उज्जैन का मंदिर हो, तो मंदिर के चारों ओर आज भी शहर विकसित होते हैं। मंदिर के चारों ओर मेला लगा रहता है, बाजार लगा रहता है। ठीक है, सबसे पहले ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय था, जो कि कच्ची ईंटों का बना हुआ था। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में जब मेसोपोटामिया की सभ्यता में पहले मंदिर बने, तो एक छोटा सा देवालय होता था, एक ऐसा स्थान होता, पूजा स्थान होता था। ठीक है, देवालय होता था जो कच्ची ईंटों का बना होता था। ठीक है, मंदिर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थान थे, जैसे उर देवता थे, वो चंद्र देवता। इन्नाना जो थी वो प्रेम व युद्ध की देवी थी। अब बताइए, इराक के लोग नहीं जानते होंगे कि वह उर देवता कौन थे, इन्नाना कौन थी। क्या कहा जाए। कुछ प्रारंभिक साधारण मंदिर घरों जैसे ही होते थे, क्योंकि मंदिर भी किसी देवता का घर होता था। तो जो मंदिर थे, जो देवालय थे, अब समझिए उस समय भारत में मंदिर नहीं होते थे, लेकिन इराक में, मेसोपोटामिया की सभ्यता में मंदिर हुआ करते थे, मंदिरों में पूजा पाठ होता था। ठीक है, देवता पूजा का केंद्र बिंदु होता था। लोग देवी देवताओं के लिए अन्न, दही और मछली लाते थे। मतलब देवता पूजा का केंद्र बिंदु होता था और लोग देवताओं के लिए अन्न, दही, मछली लाते थे, मतलब चढ़ाते थे, भोग लगाते थे। आराध्य देव सैद्धांतिक रूप से खेतों, मत्स्य क्षेत्रों और स्थानीय लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाता था। जो आराध्य देव थे वह खेतों और मछली वाले क्षेत्रों पर, जहाँ पर क्या बोलते हैं, किसान या जो भी लोग मछुआरे मछली मारते थे, स्थानीय लोगों के पशुधन के स्वामी भी माने जाते थे। समय आने पर उपज को उत्पादित वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया मंदिरों में ही की जाती थी। मंदिर ने धीरे धीरे अपने क्रियाकलाप बढ़ा दिए। उस काल में मंदिर न केवल धार्मिक केंद्र था, अपितु आर्थिक क्रियाकलापों से भी जुड़ा हुआ था। मंदिर आर्थिक क्रियाकलापों से भी जुड़ा हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा, संभवतः दुनिया को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन उसकी काल गणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा रही है। सोचिए, ये बहुत बड़ा विषय है। हाँ, एनसीईआरटी में बहुत कुछ सिखा देता है जो हम लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, अब आप सोचिए, मेसोपोटामिया की बात, मैं इराक की बात कर रहा हूं। इराक में जो लोग हैं, उनके पूर्वज काल गणना जानते थे, गणित के विद्वान थे, और उनको उस इस्लाम से क्या मिला जिस इस्लाम को उन्होंने अपनाया? क्या वो कला दिया, गणित दिया, विज्ञान दिया, ज्योतिष दिया, कुछ दे पाया?
गार्गी संहिता में, गार्गी संहिता आप लोग पढ़े होंगे जो ज्योतिष का ग्रंथ है, गार्गी संहिता में कहा गया है कि यवन, यवन जो है, यवन की बात कर रहा हूं, यवन हालांकि बर्बर हैं, क्रूर हैं, अत्याचारी हैं, लेकिन ज्योतिष के विद्वान होने के नाते भारत उनका ऋणी है। ये बात है गार्गी संहिता में कही गई है, हवा हवाई बातें नहीं की कह रहा हूं। गार्गी संहिता में कही गई है यवन बर्बर है, क्रूर है, अत्याचारी हैं, लेकिन गणित का विद्वान होने के कारण भारत उनका ऋणी है। हमारे देश में भी ज्योतिष प्रसिद्ध था, लेकिन आज जो गणितीय गणना हम लोग जानते हैं या ज्योतिष जानते हैं वह यवन लोगों से ही जानते हैं। ठीक है, तो यह बातें कही गई हैं। ठीक है, देखिए मेसोपोटामिया की दुनिया की सबसे बड़ी देन उसकी काल गणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा रही है। 1800 के आसपास की कुछ पट्टिकाएं मिली हैं, 1800 ईसा पूर्व मतलब आज से लगभग 4000 साल पहले की बात है। कुछ पट्टिकाएं मिली हैं जिनमें गुणा और भाग की तालिकाएं, वर्ग और वर्गमूल, चक्रवृद्धि और ब्याज की सारणियां दी गई हैं। बताइए, यह सब बातें मेसोपोटामिया की सभ्यता में फेमस थी। यह लोग गणित और विज्ञान के बहुत ज्यादा विद्वान हुआ करते थे। और अब किस चीज के विद्वान हैं? अब कयास, इजमा, कुरान, इन्हीं सब के विद्वान हैं ये लोग, और उससे वह बहुत ज्यादा उन्नति कर रहे हैं। ठीक है, मेसोपोटामिया वासियों से हमें ज्ञात हुआ कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार एक वर्ष का 12 महीनों में विभाजन, यह गर्व करने का विषय है। मेसोपोटामिया की सभ्यता में ही सबसे पहले एक वर्ष में 12 महीनों का विभाजन हुआ था। महीनों का विभाजन, फिर एक महीने का 4 हफ्तों में विभाजन, एक दिन का 24 घंटे में विभाजन, 1 घंटे का 60 मिनट में विभाजन। ये अमेरिका, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन क्या खाकर इन लोग का मुकाबला कर सकते थे? अगर इन लोगों ने अपनी महान संस्कृति को नहीं भूले होते तो ये बहुत आगे होते। इस समय सलवार समीज पहनकर बम नहीं फेंकते। क्या मिला इनको? जो कुछ भी अपनाया उससे क्या मिला? इन्होंने क्या प्रगति किया? ठीक है, यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 799 रुपये में कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा। ठीक है, बीपीएससी एमआरएस का पूरी तैयारी कराई जाएगी और कंप्लीट हैंड रिटेन नोट्स आपको मिलेगा। ठीक है, और पूरा कक्षा 6 से लेकर 12 तक की पूरी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी बीपीएससी और एमआरएस का। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद आप लोग। और कुछ मैं अगर मैं बोला हूं तो इसको थोड़ा बुरा मत मानिएगा, ये सोचने वाली बात है, सच बात है कि मतलब कि मैं इतिहास का बहुत सारी किताबें पढ़ता हूं, समझता हूं, अगर अवलोकन करता हूं तो मुझे जानकारी मिलता है कि जो लोग वास्तव में जो पहले उनका नाम था, जिस भी देशों का, जिस भी कला संस्कृति विज्ञान के लोगों का, जिस भी देश का, जिस भी प्रजाति के मानव का जो पहले जो नाम था, पहले जो उन्होंने उपलब्धियां हासिल की थी, आज वह पूरी तरह से अप्रासंगिक है, मतलब महत्वहीन है, कहीं कुछ नहीं है उनके पास। ठीक है, एक बार मैंने लेख देखा था, जैसे कोई सी मुफ्ती का ही लेख था, जिसमें उन्होंने यह बातें कही, बहुत अच्छा उन्होंने लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने यह बातें कही थी कि मुसलमानों को कम नहीं समझना चाहिए। ये मुसलमान वह हैं जो गणित दिए, ये मुसलमान वह हैं जो विज्ञान दिए, ये मुसलमान वह हैं जो खगोल दिए। और सही बात है, इन्होंने लेखन कला दिया, सब कुछ दिया मुसलमानों ने। ये पूरा विश्व मुसलमानों का ऋणी है कि उसने यह सब कुछ दिया। ये मेसोपोटामिया की सभ्यता में यह लोग थे, लेकिन भाई मेरे भाई, यह लोग तब दिए जब यह मुसलमान नहीं थे, जब इस्लाम में यह लोग नहीं थे, तब यह लोग दिए। ठीक है, साइरस डेरियस जैसे साम्राज्य निर्माता तब थे जब वो नहीं थे। ठीक है, लेकिन जब उन पर यह आसमानी किताब लागू हो गई, तब यह शायद वह सब कुछ भूल गए, फिर ये सब हराम समझा जाने लगा इनकी संस्कृति को। ठीक है, और फिर इन्होंने उससे मुंह मोड़ लिया और बाकी दुनिया ने उसे अपनाया और उसे और विकसित किया। लेकिन यह अपनी इस संस्कृति को, महान संस्कृति को ये लोग भूल गए। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।